The Hindu editorial, 12th January 2022. Young Knights, Jawan Yodha. Indian chess needs tournaments that pit the country's best against the world's strongest. भारतीय चेस को ऐसे टूर्नामेंट्स की आवश्यकता है जो देश के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को दुनिया के सबसे मजबूत खिलाड़ियों के सामने प्रतिस्पर्धा में रख देंगे. A few days after he expectedly won his fifth World Chess Championship in a row, Magnus Carlsen suggested he might abdicate his crown unless Alireza Firozza qualifies as his challenger for the next world title. कुछ ही दिन बाद जब अपेक्षाकृत तरीके से मैग्नस कार्लसन ने अपना 5वां वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि हो सकता है कि वो अपने क्राउन को छोड़ दें, अपने मुकुट को छोड़ दें, जब तक कि ऐसा ना हो कि अलीरेजा फिरोजा एक चैलेंजर के रूप में क्वालिफाई कर जाए नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल के लिए. The Norwegian genius spoke of how the recent performances of the 18-year-old Iran-born French player motivated him. ये नॉर्वे देश के जो जीनियस हैं यानी मैग्नस कार्लसन, इन्होंने इस बारे में बात की कि किस प्रकार से हाल में जो प्रदर्शन किए गए हैं 18 साल के ईरान में पैदा हुए फ्रेंच प्लेयर एलीरेजा फिरोजा के द्वारा किस प्रकार से उन्होंने उनको मोटिवेट किया है. The teenager is now the front runner to be Carlsen's rival for next year's world title match. ये जो टीनेजर यानी अलीरेजा फिरोजा अब सबसे अग्रणी है कार्लसन के प्रतिद्वंदी के रूप में अगले साल के वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए. A few years later, an Indian could be facing the world champion across the chessboard in a title match for the first time since 2014. कुछ सालों बाद ऐसा हो सकता है कि एक भारतीय वर्ल्ड चैंपियन को फेस करेगा चेस बोर्ड के सामने एक टाइटल मैच में सबसे पहली बार 2014 के बाद. It may be no exaggeration to say that India currently possesses the world's most exciting group of chess prodigies. यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना कि भारत के पास अभी दुनिया की सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ग्रुप है चेस के प्रोडिजीज का. प्रोडिजीज वो होते हैं जिसमें विलक्षण क्षमता होती है. Players such as Arjun Erigaisi, 18 years, Nihal Sareen, 17 years, R. Pragnananda, 16 years, and D. Gukesh, 15 years, and Ronak Sadhwani, 16. ये जो प्लेयर्स हैं 5, दे आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग इनटू द एलीट ऑफ वर्ल्ड चेस. इनमें एक काबिलियत है कि वर्ल्ड चेस के ये सबसे ऊपर रहने वाले खिलाड़ियों में तोड़ के निकल जाएंगे. And there is much promise outside that bunch too. और इस झुंड के बाहर भी काफी प्रॉमिस है. Like Bharat Subramaniam, who became India's 73rd Grandmaster on Sunday at the age of 14. भरत सुब्रमण्यम की तरह जो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए संडे को 14 साल की उम्र में. The list of the world's top juniors is a reasonable indicator of the future stars. दुनिया के जो टॉप जूनियर्स की लिस्ट है वो एक ठीक ठाक इंडिकेटर है, इंगित करता है कि फ्यूचर में स्टार्स कौन से होंगे. In the latest list released by FIDE, 5 of the top 13 are Indians. जो सबसे हालिया लिस्ट रिलीज की गई है FIDE के द्वारा, टॉप 13 में से 5 जो हैं भारतीय हैं. Among the seniors, Vishwanathan Anand continues to be the highest ranked Indian. और सीनियर्स में विश्वनाथन आनंद अभी भी सबसे ऊंचे रैंक दर्जे के इंडियन बने हुए हैं. The 5-time world champion who single-handedly revolutionized chess in the country is the world number 16. 5 बार जो वर्ल्ड के चैंपियन रह चुके हैं, जिन्होंने अकेले ही चेस को इस देश में रेवोल्यूशनाइज कर दिया,
वो वर्ल्ड के इस वक्त नंबर 16 है. It is no mean feat considering Anand is 52 and keeping him company are six other Indians in the top 100. ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है. अगर हम ये देखें कि आनंद जो है 52 साल के हैं और उनको कंपनी दे रहे हैं छह दूसरे भारतीय भी जो कि टॉप 100 में हैं. अमंग कंट्रीज इंडिया इज रैंक फिफ्थ. देशों के बीच में देखा जाए तो भारत की रैंक पांचवी है. इन द विमेन्स लिस्ट कोनेरू हम्पी इज रैंक थर्ड एंड ड्रोनावल्ली हरिका 11th. विमेन की लिस्ट में कोनेरू हम्पी तीसरी लिस्ट रैंक में है और दुनिया में, और ड्रोनावल्ली हरिका 11th रैंक पे है. Not many exceptional talents are coming through from among the junior girls तो. हालांकि जूनियर गर्ल्स में से बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल जो कि अपवादित रूप से जो टैलेंटेड होते हैं उनमें वो कम आ रही हैं. दैट इज़ वन डेफिशिएंसी द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कुड लुक इनटू. ये एक कमी है जो कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को जिसको कि देखना चाहिए, देख सकती है. The federation also needs to do all it can to ensure that Indian chess retains its momentum. तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है उसको ये भी ज़रूरत है कि वो सब कुछ करे जो कि सुनिश्चित कर सके कि भारतीय चेस जो है अपना मोमेंटम बरकरार रखे. Never has it seen so many gifted youngsters making rapid strides on the global stage at the same time. कभी भी भारतीय चेस ने इसके पहले इतने ज़्यादा गिफ्टेड यानी टैलेंटेड यंगस्टर्स को नहीं देखा जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वैश्विक स्टेज पे एक साथ में, एक ही समय में. That they are being trained among others by Anand is one of the most positive developments in Indian chess in recent times. कि इनको ट्रेन किया जा रहा है दूसरों के अलावा आनंद के द्वारा भी, और ये बात सबसे सकारात्मक डेवलपमेंट है भारतीय चेस में हाल के समय में. Conducting a few top tier tournaments that could pit India's best against the world's strongest, in addition to the large number of open events that are already there, is something the administrators have to do on a regular basis. कुछ जो ऊपर के दर्जे के टूर्नामेंट्स हैं जो कि भारत के सबसे बेस्ट लोगों को वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट के सामने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से रख देंगे, ऐसे टूर्नामेंट्स को कंडक्ट करना, उसके अलावा बहुत सारे ओपन इवेंट्स को भी कंडक्ट कराना जो ऑलरेडी हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को करना पड़ेगा. प्रशासन जो चला रहे हैं उनको करना पड़ेगा एक रेगुलर बेसिस पे, यानी कि नियमित रूप से. एट प्रेजेंट देयर इज ओनली वन एंड दैट टू थैंक्स टू टाटा स्टील. अभी मौजूदा स्थिति में एक ही टूर्नामेंट है, वो भी टाटा स्टील के वजह से है. Chess has recently become more mainstream in India, and the huge increase in popularity of live streams of chess events suggest even better days are ahead. चेस हाल में मेन स्ट्रीम हो गया है इंडिया में, यानी मुख्य धारा में आ गया है खेलों में, और जो ज़बरदस्त बढ़त हो रही है पॉपुलैरिटी की लाइव स्ट्रीम्स की, जो कि चेस इवेंट्स की जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वो ये सुझाता है कि बेहतर दिन आगे आने वाले हैं, कि इनकी जो लोकप्रियता है लाइव स्ट्रीम्स की ये बढ़ जा रही है. If there is a time gap, the huge potential of the game in the country where it originated 15 centuries ago, it is now. अगर समय आ गया है, if there is a time to tap the huge potential, अगर समय आ गया है कि ये जो huge potential है इस गेम का इस कंट्री में, उसको टैप किया जाए, तो अगर कोई समय था तो एक ऐसी कंट्री में जहाँ ये खेल जो है ओरिजिनेट हुआ, शुरू हुआ 15 सेंचुरीज पहले, अगर कोई समय आ गया है उसको टैप करने का, तो वो समय अब है. स्ट्रॉज इन द विंड, यानी हवाओं में तिनके. ये वो तिनके होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि आगे आंधी आने वाली है. द स्पर्ट ऑफ डिफेक्शंस अवे फ्रॉम द पार्टी इन उत्तर प्रदेश शुड वरी द बीजेपी.
पार्टी में से जो अलग हो रहे हैं लोग, उसमें जो एकदम से बढ़त आ गई है उत्तर प्रदेश में, इससे बीजेपी को चिंता होनी चाहिए या परेशानी होनी चाहिए. The stereotypical image of politicians in India in popular culture is mostly unflattering, but it is also somewhat unfair. जो पॉलिटिशियंस की भारत में एक स्टीरियोटाइप इमेज है पॉपुलर कल्चर में, वो बहुत अच्छी नहीं है. ज़्यादातर वो बहुत ख़राब है. लेकिन ये थोड़ा बहुत फेयर भी नहीं है, सही भी नहीं है कि इमेज उनकी इतनी ख़राब हो. Politics as a vocation is not an easy one, and no one receives more scrutiny than legislators and politicians in public life. And despite there being several things to improve upon, electoral democracy in India allows for a fair amount of accountability by empowering the voter to evaluate those contesting to represent them. तो पॉलिटिक्स जो है एक वोकेशन के रूप में, यानी कि एक तरह से एक प्रोफेशन के रूप में, वोकेशन वो काम होता है जो कि आप दिलचस्पी से और एक जीवन व्यतीत करने के रूप में करते हैं. ये कोई आसान वोकेशन नहीं है, आसान वाला वोकेशन नहीं है, और कोई भी इससे ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं रिसीव करता, प्राप्त करता, यानी कि उसको ध्यानपूर्वक नहीं देखा जाता किसी और वोकेशन को, जितना लेजिस्लेटर और पॉलिटिशियंस को देखा जाता है पब्लिक लाइफ में. और बावजूद इसके कि बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी जो कि इम्प्रूव होनी है, लेकिन फिर भी भारत की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, ये एक फेयर अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी जवाबदारी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये वोटर को ये सशक्त कर देती है कि वो मूल्यांकन कर सकता है उन लोगों का जो कि आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. Yet, if there is one act that reminds citizens of the tendencies of politicians, it is that of switching sides on the eve of fresh elections in a state. इसके बावजूद अगर कोई एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा एक्शन है जो कि सिटीजन्स को इस बात की याद दिलाता है कि ये हमारे पॉलिटिशियंस की टेंडेंसीज क्या हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या हैं, तो ये एक्ट है कि वो जब इलेक्शंस आते हैं, फ्रेश इलेक्शन स्टेट में आते हैं, तो वो साइड को स्विच कर लेते हैं, यानी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं. नो स्टेट इज स्पेयर्ड ऑफ दिस एक्ट एंड हार्डली एनी पार्टी एस्केप्स डिफेक्शंस. कोई भी स्टेट स्पेयर नहीं होती है इस एक्ट में, यानी कोई बचती नहीं है इस एक्ट से. हर स्टेट में जब भी इलेक्शन आता है तो लोग पार्टी बदलते ही हैं, और मुश्किल से कोई भी पार्टी ऐसी है जो कि डिफेक्शन से बचे. डिफेक्शन मतलब अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना. In a world where principles and ideologies determine party affiliation, switching parties at the last minute would be a rare anomaly, for there would have been ample time for disgruntled partymen to rethink the bandwagon that they had hitched themselves to. एक ऐसी दुनिया में जहां पर सिद्धांत और आइडियोलॉजीज पार्टी एफिलिएशन को डिटरमिन करते हैं, यानी किस पार्टी से आप जुड़ेंगे, ये हर पार्टी के अपने सिद्धांत हैं, उनके आइडियोलॉजीज हैं, किस पार्टी से आप नज़दीक होंगे, ये प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज पे डिपेंड करता है. लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर आप पार्टी आखिरी मिनट पे स्विच कर लेते हैं, ये एक रेयर अनोमली होगी, एक गलती होगी जो कि कभी कभार ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो कम पर्याप्त समय था. जो पार्टी मैन ऐसे हैं जो कि डिसग्रंटल्ड हैं या नाराज़ हैं पार्टी से, तो उनके पास पर्याप्त समय था कि वो किस बैंड वैगन पे हैं, किस गाड़ी पे चढ़े हैं, उसको रीथिंक कर सकते थे जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं. बट इन द रियल वर्ल्ड इलेक्शंस ब्रिंग इन हार्ड कैलकुलेशंस. लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज उतने काम नहीं करते. इलेक्शन जो है हार्ड कैलकुलेशन लेके आते हैं. Politicians who sense a whiff of change in the mood of the electorate are ready to take the risk to switch. जो पॉलिटिशियंस ये सेंस करते हैं कि एक हवा है ये बदलाव की इलेक्टोरेट के मूड में,
वो तैयार हो जाते हैं कि वो पार्टी स्विच करने का खतरा मोल ले लेंगे. These occurrences are more pronounced when parties select their legislators on considerations such as caste, community, identity. But they are no longer rare events even in states where the polity features a clear ideological divide. For instance, Kerala. ये जो घटनाएं होती हैं पार्टी स्विचिंग की, ये वहाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पे पार्टीज अपने लेजिस्लेटर को, अपने अ, जो लेजिस्लेटर होंगे, उम्मीदवार जो हैं अपने, जैसे कह सकते हैं कि उनको कास्ट या समुदाय के पहचान से के ग्राउंड्स पे के उसके सोच विचार पे सिलेक्ट करती हैं, तो वहाँ ये घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं. लेकिन ऐसे स्टेट्स में भी अब ये घटनाएं रेयर नहीं हैं जहाँ पर पॉलिटी जो है, वहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिवाइड जो है पॉलिटी की एकदम क्लियर हो. यानी आइडिया के बेस पे पार्टीज दो अलग अलग आइडियाज को रिप्रेजेंट करती हूँ. फर्ज जैसे कि केरला में. बट देर आर ऑल्सो अकरेंसेज डाइम अ डजन when the electorate does not punish political opportunists and considerations other than legislative ability alone determine the electoral fortunes of contestants. लेकिन ऐसे भी घटनाएं होती हैं जो कि काफ़ी होती हैं, डाइम अ डजन यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जहाँ पे इलेक्टोरेट जो है, यानी जो इलेक्ट कर रहे हैं, यानी वोटर्स, वो पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, जो मौका परस्त लोग हैं, राजनीतिक मौका परस्त, उनको पनिश नहीं करता है, और लेजिस्लेटिव जो काबिलियत है उसके अलावा दूसरे कारणों से भी वो तय कर देता है कंटेस्टेंट्स के इलेक्टोरल फॉर्चून. यानी जैसे कि कास्ट और कम्युनिटी के आधार पे भी कभी कभी इलेक्टोरेट जिता देता है किसी भी कंटेस्टेंट को. ऐसे भी घटनाएं काफ़ी होती हैं. In the case of Goa, a state with a small assembly and which has a history of party hopping, the spurt of defections of late should not come as a surprise. गोवा के केस में एक ऐसी स्टेट जिसमें एक असेंबली, छोटी असेंबली है, और जिसकी एक हिस्ट्री है पार्टी कूदने की, तो उसमें जो बढ़त आ रही है डिफेक्शंस की अभी हाल में, वो कोई एक सरप्राइज के रूप में नहीं आना चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए. बट द फैक्ट दैट इलेक्टोरल कंटेस्टेशन इन एन ऑलरेडी फ्रैक्शियस पॉलिटी विद a high number of competitive political parties is now increased with the Trinamool Congress and the Aam Aadmi Party in the fray has exacerbated matters by widening the choices for the political opportunists. लेकिन ये तथ्य कि जो इलेक्टोरल प्रतिस्पर्धा हो रही है एक पहले से फ्रैक्शस पॉलिटी में, ये जो बटी हुई पॉलिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर है compete करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का, और ये जो कंटेस्ट हो रहा है, यानी कि इतने लोग भाग ले रहे हैं उसमें कंटेस्ट में, उनका नंबर भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गोवा में अब फ्रे में है, यानी कि वो आपस में compete कर रहे हैं, कंपटीशन में आ गए हैं. इस बात ने मैटर्स को और ज़्यादा तीव्र कर दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि जो राजनीतिक मौका परस्त लोग हैं उनके चॉइसेस भी अब वाइडन हो गए हैं, बढ़ गए हैं, क्योंकि वो चाहें तो अब तृणमूल कांग्रेस में भी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं. In Uttar Pradesh, even considering the fact that such defections are routine, the spurt of MLAs switching sides from the BJP to the SP should worry the ruling party. More so if the party hoppers are from the other backward castes who have been diligently wooed and represented in the BJP to get an edge over the Mandal parties. उत्तर प्रदेश में, ये तो इसके पहले की बात गोवा की थी, उत्तर प्रदेश में अगर हम ये फैक्ट भी ध्यान में रखें, मद्देनजर रखें कि ऐसे डिफेक्शंस वहाँ रूटीन होते ही रहते हैं, फिर भी जो एमएलएस जो साइड स्विच कर रहे हैं बीजेपी से एसपी में जा रहे हैं, उनमें जो बढ़त आ गई है, वो रूलिंग पार्टी को चिंतित उनको करना चाहिए. और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि जो पार्टी कूद रहे हैं वो ओबीसी ग्रुप के हैं, जिनको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से वू किया गया था, यानी कि उनको खुश करके लाया गया था, और ये रिप्रेजेंट किया गया था कि वो
उनको बीजेपी में ला के रिप्रेजेंट किया गया था, जिससे कि मंडल पार्टीज के ऊपर एक एज मिल जाए, एक थोड़ी बढ़त मिल जाए. The BJP could still take consolation in the fact that last minute defections in West Bengal had little effect on the ruling Trinamool in the election last year. But unlike in the eastern states, the politics of identity is more salient in Uttar Pradesh. बीजेपी अभी भी इस तथ्य में आराम ले सकती है कि आखिरी मिनट के जो डिफेक्शंस हैं वेस्ट बंगाल में, उनका कोई खास असर नहीं हुआ था रूलिंग तृणमूल पे पिछले साल के इलेक्शन में. लेकिन ईस्टर्न स्टेट जो यानी वेस्ट बंगाल के से विपरीत जो पॉलिटिक्स है आइडेंटिटी की, ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सेलियंट है, इम्पोर्टेंट है. आइडेंटिटी मीन्स पहचान, यानी कि कौन से कास्ट को या कौन से कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं. ये पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेस्ट बंगाल के मुकाबले में. This indicates that the political contest in a state where the ruling coalition secured 51.2% of the votes and led in 284 of the 403 assembly segments in the state in the 2019 Lok Sabha election is getting to be a close call, with the SP putting up a spirited fight. और ये बात इसको इंगित करता है कि जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है, राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर जो रूलिंग कोalition था उसने 51.2% वोट प्राप्त किए थे और वो 284 असेंबली के सेगमेंट्स में वो लीड कर रहा था 403 में से 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में. ये जो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है ये क्लोज कॉल बन रहा है क्योंकि एसपी जो है समाजवादी पार्टी वो एक बड़े जोर शोर से फाइट दे रही है. At the very least, the aura of invincibility that the BJP had since 2014 is markedly absent. और कम से कम अगर देखा जाए तो जो एक ऑरा था, यानी कि एक जो प्रभाव था इनविंसिबिलिटी का, कि भाई वो हार नहीं सकती है बीजेपी, इस तरह का जो उनका एक एक उनका जो ऑरा था जिसको कह सकते हैं कि एक उनकी जो शैडो थी एक तरह की बीजेपी की एक जो चमक थी इस तरह की कि वो हार नहीं सकती है. 2014 के बाद से वो चमक जो है, वो जो ऑरा है, वो अब जो है काफ़ी हद तक एब्सेंट है, ना मौजूद है. Although the opposition camp is still divided, the erosion in the BJP support base is unmistakable. हालांकि ऑपोजिशन का जो कैंप है वो अभी भी विभाजित है, लेकिन बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है उसमें जो इरोजन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं की जा सकती है. यानी कि वो निश्चित रूप से बीजेपी का सपोर्ट जो आधार है वो कम हुआ है.